कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं आती हैं जिन्हें लिखते हुए हाथ कांप जाए, कहते हुए जुबान कांप जाए और सुनते हुए कलेजा कांप जाए। एक ऐसी ही सच्ची घटना एमपी से है, जहां एक कलेक्ट्रेट में तैनात बाबू का घर के अंदर कत्ल होता है। उस दौरान उनके घर में उनकी पत्नी, एक तलाकशुदा बेटी, नाबालिग बेटी और छोटा बेटा मौजूद होता है। चूंकि दरवाजा अंदर से बंद होता है, लिहाजा पुलिस के प्राइम सस्पेक्ट यही 4 लोग होते हैं। हालांकि घटना के अगले कुछ दिनों में पुलिस इसकी कड़ी दर कड़ी जोड़कर घटना का खुलासा कर देती है और गुनहगार को सलाखों के पीछे भेज देती है। मगर उस वक्त ना तो पुलिस ने और ना ही यहां के लोगों ने यह कल्पना मात्र की होगी कि इसके बाद एक ऐसा मोड़ आने जा रहा है जो मोड़ इस परिवार को तबाह कर देगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज की ये सबकंदोज कहानी एमपी के ग्वालियर से है। इस कहानी को देखने के बाद यकीन मानिए आप जान पाएंगे कि कैसे परिवार के एक सदस्य की ये गलती पूरे परिवार को तबाह कर देती है। दोस्तों, कुछ कहानियां इंसान को अंदर तक झकझोर देती हैं। आज की ये कहानी भी आत्मा को छलनी कर देने वाली है। इस कहानी से युवा और बच्चों को सबक लेना चाहिए, जो कभी न मिल पाने वाली खुशी के लिए खुद अपने ही हाथों से न केवल अपने भविष्य को मिटा देते हैं, बल्कि उनके कारण उनके पूरे परिवार को गमों से 2-4 होना पड़ता है। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। तारीख 4 अगस्त 2021, वक्त रात के करीब 2 बजे। स्थान ग्वालियर के थाटीपुर का तृप्ति नगर। रात के जिस पहर लोग गहरी नींद सो रहे थे, उस पहर ग्वालियर के कलेक्ट्रेट की निर्वाचन शाखा के क्लर्क रवि दत्त दुबे के घर गोली चलने की जोरदार आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि उसने परिवार की गहरी नींद को एक झटके में तोड़ दिया। मगर परिवार कुछ भी समझ पाता उससे पहले उसने देखा कि बिस्तर पर घर के मुखिया रवि दत्त के पेट और मुंह से बहुत तेजी से खून निकल रहा है। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि असल में हुआ क्या है। शायद थोड़ी देर के लिए परिवार इसे एक बुरा सपना ही समझ रहा होगा, मगर फिर जल्द वह जान पाया कि यह कोई बुरा सपना नहीं, बल्कि किसी ने रवि दत्त को सच में गोली मार दी। मगर किसने और क्यों? खैर ये राज जल्द खुलेगा, मगर आइए उससे पहले तफसील से जानते हैं कि 4/5 अगस्त 2021 की रात आखिर हुआ क्या था। दरअसल कलेक्टोरेट की निर्वाचन शाखा में क्लर्क 58 वर्षीय रवि दत्त दुबे ग्वालियर के थाटीपुर के तृप्ति नगर में रहते हैं और हर रोज ही की तरह 4/5 अगस्त की दरमियानी रात वह खाना खाने के बाद अपने घर की पहली मंजिल पर परिवार के साथ सोए हुए थे। कमरे में उनके अलावा उनकी पत्नी भारती, बड़ी बेटी कृतिका दुबे, 17 साल की नाबालिग बेटी और 12 साल का नाबालिग बेटा भी मौजूद था। जबकि रात करीब 2 बजे अचानक कमरे में गोली चलने की आवाज आई और जब सभी जागे तो रवि दत्त को लहूलुहान पाया। खैर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि पहली नजर में पुलिस जान चुकी थी कि हो ना हो रवि दत्त के कत्ल में परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर शामिल है। मगर कौन? बस यही तो पुलिस को पता लगाना था। दरअसल क्राइम सीन देखकर पुलिस जान चुकी थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर की पहली मंजिल पर आकर कोई यूं गोली मारकर हत्या कर जाए और परिवार को इसकी कानो कान भनक न लगे। खैर अभी पुलिस इस घर के हर सदस्य को शक की नजर से देख रही थी। वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद पूरा परिवार बदहवास था। लिहाजा पुलिस ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने के बजाय तकनीकी माध्यमों का सहारा लेना बेहतर समझा। सबसे पहले पुलिस ने रवि दत्त की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डाली। पुलिस जान पाई कि घर में रवि दत्त, उनकी पत्नी भारती, बड़ी बेटी कृतिका, 17 साल की नाबालिग बेटी और 12 साल का नाबालिग बेटा रहते हैं। यूं तो बड़ी बेटी कृतिका शादीशुदा है, मगर ससुराल में विवाद होने के कारण वह अपने पिता रवि दत्त के साथ अपने मायके में रहती थी। पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर्स सर्विलांस को भेजकर उनकी कॉल डिटेल निकलवाई तो इस घटना से जुड़ा एक अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा। पुलिस को जानकारी मिली कि रवि दत्त की छोटी नाबालिग बेटी घटना के करीब 15 दिन पूर्व से पुष्पेंद्र नाम के एक लड़के से लगातार संपर्क कर रही थी। जबकि आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली थी कि उसका किसी करण नजोरिया नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग था। अब सवाल था कि यदि नाबालिग का अफेयर करण से था तो फिर
वह पुष्पेंद्र से लगातार संपर्क क्यों कर रही थी, इसका पता लगाने के लिए पुलिस करण के पास पहुंची। और अब करण ने पुलिस को जो बताया उसे सुनकर पुलिस के पांव तले जमीन खिसक गई। दरअसल उसने पुलिस को बताया कि उसके और नाबालिग के बीच अफेयर की बात नाबालिग के पिता रवि दत्त को पता चल गई थी और इस पर उसके पिता ने करण के साथ मारपीट कर दी थी, जबकि इस दौरान उसने अपनी बेटी को भी एक थप्पड़ जड़ दिया था। और इसी बात को लड़की ने अपने मन में रख लिया और उसने पिता को रास्ते से हटाने की ठान ली। बेटी ने पिता की हत्या की साजिश 15 दिन पहले रच ली थी और उसे अमली जामा पहनाने के लिए अब वह सबसे पहले प्रेमी करण के पास पहुंची। उसने पिता को रास्ते से हटाने में उसकी मदद मांगी, लेकिन करण ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर वह भड़क गई और नाबालिग ने करण के दोस्त पुष्पेंद्र लोधी से संपर्क किया। उसने उसे लालच दिया कि मैं करण से दोस्ती तोड़कर तुम्हारे साथ सब कुछ करने को तैयार हूं, मगर उसके बदले में तुम्हें मेरे पिता को मारना होगा। इस पर पुष्पेंद्र राजी हो गया। बस फिर क्या था, 4 अगस्त की रात हत्यारी नाबालिग बेटी ने पुष्पेंद्र को रात करीब 10 बजे अपने घर बुला लिया और उसे नीचे के कमरे में छुपा दिया, जबकि परिवार के बाकी लोग पहली मंजिल पर थे। कुछ देर बाद परिजन सो गए। इंतजार करते करते पुष्पेंद्र भी सो गया। रात करीब 2 बजे बेटी नीचे गई और पुष्पेंद्र को जगाते हुए कहा कि तुम्हें यहाँ काम तमाम करने के लिए बुलाया है और तुम सो रहे हो। फिर ये उसे पहली मंजिल पर लेकर पहुंची जहां पिता सो रहे थे। पुष्पेंद्र ने कट्टा निकाला और रवि दत्त की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए नाबालिग और पुष्पेंद्र को तो जेल भेज दिया, मगर उस वक्त कोई नहीं जानता था कि परिवार के मुखिया को खो चुके इस परिवार को तो अभी और जख्मों से चूर होना है। अभी तो इस परिवार पर गमों का ऐसा पहाड़ टूटना बाकी है जिससे उभरना इस परिवार के लिए शायद उम्र भर नामुमकिन हो। दरअसल रवि दत्त दुबे हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया गया था। पुलिस की ये टीमें मुख्तलिफ दिशा में जांच कर रही थी। चूंकि क्राइम सीन पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के दाखिल होने के निशान नहीं थे, ऐसे में पुलिस की शक की सुई परिवार के ही चारों सदस्यों की ओर घूम रही थी। अब पुलिस की टीम न सिर्फ परिवार के इन सदस्यों की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी, बल्कि पुलिस द्वारा इनकी कॉल डिटेल भी खंगाली गई। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि रवि दत्त की नाबालिग बेटी किसी से घंटों फोन पर बात करती है। पुलिस पूछताछ के लिए उस लड़के के पास पहुंची। लड़के द्वारा बताया गया कि वह इस नाबालिग का प्रेमी था, लेकिन नाबालिग अपने पिता को कत्ल कराना चाहती थी, इसलिए उसने उससे बात करना बंद कर दिया है। फिर क्या था, पुलिस का काम आसान हो गया। पुलिस को पता चला कि जब प्रेमी ने इसके पिता को कत्ल करने से मना कर दिया तो इस लड़की ने प्रेमी के दोस्त को प्रेम जाल में फंसाया और अपने पिता का कत्ल करा दिया। हालांकि पुलिस ने कातिल और इस नाबालिग को सलाखों के पीछे जरूर भेज दिया, लेकिन इस घटना के ठीक 15 दिन बाद एक ऐसा मोड़ आया जिससे यह परिवार बिखर कर रह गया। दरअसल घर के मुखिया की मौत हो चुकी थी, जबकि 10 अगस्त को घटना का खुलासा कर पुलिस नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज चुकी थी। मगर परिवार को घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे एक नाबालिग अपने ही परिवार की दुश्मन हो गई। मगर फिर भी परिवार का हर सदस्य एक दूसरे को तसल्ली देने में लगा था। सब उदास थे, लिहाजा रवि दत्त की पत्नी भारती ने बच्चों को किला घुमाने ले जाने का फैसला किया। वह बेटी और नाबालिग बेटे को लाइट एंड साउंड शो दिखाने ले गई। मगर जब भारती के बच्चे लाइट एंड साउंड शो के टिकट लेने गए थे, तब भारती ने अचानक किले से नीचे छलांग लगा दी। मरने से पहले महिला ने सुसाइड नोट में जो लिखा, उसके एक एक शब्द ने दर्द की सारी सीमाएं पार कर दी। उसने लिखा कि बेटा, मैं पीठ दिखाने वालों में से नहीं हूं, लेकिन बेटी ने मेरे साहस और धैर्य की हत्या की है। मुझे माफ कर देना। मेरी सारी साड़ियां गरीब वृद्धा आश्रम में दे देना। चूंकि मेरा लाडला बेटा अभी छोटा है, तो मेरी बेटी कृतिका और मेरे देवर जी को पूरा अधिकार होगा निर्णय लेने का। बच्चों और गूंजा, मुझे माफ कर देना। नन्नू और बल्लू को बहुत सारा प्यार। मेरी जान, मेरे बच्चों, माफ कर देना अम्मा को। आखिर में लिखा कि मेरा ससुराल और मायका मेरी तहरीर मत मनाना। दोस्तों, यह कहानी एमपी के ग्वालियर से है, जिसमें एक नाबालिग की एक सनक ने कैसे खुद अपने ही हाथों से अपना हंसता खेलता पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी कहानियां लेकर आपके बीच हाजिर होते रहें, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक,
और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम स्टोरीज का सिलसिला आगे भी बदस्तूर मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।